निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में सबसे पहले जो गुफ्तगू करेंगे वो चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म जो कि अटक जेल में इस वक्त गिरफ्तार हैं, सानह 9 मई के हवाले से, जिन्ना हाउस पे हमले के हवाले से उनकी गिरफ्तारी एक बार फिर मतलूब है। और इस हवाले से जो आईजी इस पंजाब पुलिस हैं, उन्होंने ख़त लिखा है एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को और उनसे रिक्वेस्ट की है कि चेयरमैन पीटीआई को अरेस्ट किया जाना है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना है और अटक जेल में जो कैद हैं चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म, उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। तो ये वाज़े हो चुका है कि जिन्ना हाउस हमले के केस में सानह 9 मई के हवाले से चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इस हवाले से आईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज को ख़त लिखा है और कहा है कि अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई की जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दी जाए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसी केस में कुछ मज़ीद मुल्ज़िमान हैं कि जिन्हें फ़ौज के हवाले किया जा चुका है, जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होने की तवक्को की जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म को इस केस में सानह 9 मई में जिन्ना हाउस हमले में अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि इंतहाई कवी इम्कान है, तो क्या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा? ये बड़ा अहम सवाल है। और क्या तोशाखाना केस में मुमकिन रिहाई के बावजूद चेयरमैन पीटीआई जेल में ही रहेंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना के हवाले से ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स, जो ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है, अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। तोशाखाना केस एक से दूसरी अदालत में इस तरह से नहीं आना चाहिए था, अदालतों की एक तरतीब है। दूसरी बार तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में आया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ के दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर ने यह भी कहा कि तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी, लेकिन ट्रायल के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। सवाल यहाँ पे अब चंद क्रिएट होते हैं और वो सवालात ये हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से तोशाखाना केस की जो अपील है उसका फैसला वाज़े नज़र आ रहा है, एक वाज़ेह तासुर मिल रहा है कि किस किस्म का फैसला हो सकता है तोशाखाना के हवाले से। क्या चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने जा रहा है? क्या जस्टिस आमिर फारूक के सर पे सुप्रीम कोर्ट ने तलवार लटका दी है, क्योंकि आज चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक पे अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया है। क्या चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ के करीब पहुंच चुके हैं? इन सवालात को जनरेट करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट के आज के रिमार्क सामने आने के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा, मरियम नवाज जो काफ़ी अरसे से खामोशी में हैं, मुतहर्रिक हो गए। ख़ास तौर पर मरियम नवाज मुतहर्रिक हो गई। नवाज शरीफ ने कहा कि चीफ जस्टिस तोशाखाना से लेके अलकादिर ट्रस्ट केस तक करप्शन में मुलव्वस चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सरगर्म हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि चीफ जस्टिस जानते हैं कि यह बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने करियर को दांव पर लगा रहे हैं। बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, बहुत सख्त ज़बान है नवाज शरीफ की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई है। सिर्फ यही नहीं, मरियम नवाज कहती हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना उन्हें अच्छा नहीं बना सकता। सवालात यहाँ पर पैदा होते हैं कि क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलने का पूरा यकीन हो गया है? अभी फैसला तो आया नहीं, अभी तो सिर्फ रिमार्क्स हैं, तो ये स्टेटमेंट्स क्यों आए हैं? क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे अदम एतमाद मामलात को मुतनाज़िया बना रहा है? ये सवालात हैं जिनको जनरेट करेंगे। इन सवालात के साथ साथ कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे प्रोग्राम में आगे चल के कि किस किस तरह और कब कब पीडीएम ने भी मुख्तलिफ जज साहिबान पे अदम एतमाद का इजहार किया है। सिर्फ चेयरमैन पीटीआई ने ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। अभी आपको बता देते हैं, मई 2023 में पीडीएम ने पंजाब और केपी का इलेक्शन जो केस था उसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे अदम एतमाद किया, बेंच से अलहदा होने की दरख्वास्त की। जून 2023 में अटॉर्नी जनरल जो कि पीडीएम की हुकूमत के थे, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल की अपील के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज मंसूर अली शाह पे हुकूमत की हिदायत के मुताबिक एतराज़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। मुस्लिम लीग नून ने मार्च 2023 में मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट पे चेयरमैन पीटीआई को मुख्तलिफ केसेस में जमानतें देने पे अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि फैसले दामादों और अपने बच्चों के कहने पे किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही फरवरी 2023 में मरियम नवाज ने परवेज इलाही के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक मुबैना तौर पे सामने आने पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे अदम एतमाद कर दिया, उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जुलाई 2022 में पीडीएम ने पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त पे चीफ जस्टिस बंदियाल की सबराही में काम करने वाले 3 रुकनी बेंच पे अदम एतमाद का इजहार किया था, कार्रवाई का बायकॉट करने का ऐलान किया था। मुस्लिम लीग नून ने जुलाई 2022 में आर्टिकल 63A की तशरीह करने पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में काम करने वाले बेंच के फैसले को मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट के जरिए जुडिशल कू कहा था। तो जहां पर चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद कर रहे हैं, वहीं पे मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। कुछ जिक्र करेंगे बडग्राम वाक़े का और जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से लेके कराची तक, बलोचिस्तान से लेके पंजाब के दूर दराज इलाकों तक, पूरे पाकिस्तान में कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रही हैं, ये हैं जो कि अफवाज पाकिस्तान हैं, जो कि इस मुल्क पे, इस रियासत पे, इस अवाम पे जाने निछावर करने वाली अफवाज हैं। 22 अगस्त वो तारीख साज दिन था कि जहाँ पे आपकी अफवाज के जवानों ने एक तरफ तो आसमान मंजा में 6 शहादतें पेश की और उसी रोज़ बटग्राम में 11 घंटों से ज़्यादा हवा में मौलिक रह के मासूम तलबा और असातिज़ा की जानें बचाईं। ये सिर्फ वही जवान कर सकते हैं जिनको वतन से बेलौस मोहब्बत हो, जिनकी वफ़ाएं किसी मगरबी मुल्क से ना हो बल्कि इस पाक सरजमीन, इस पाक धरती से हों। कल का दिन अफवाज पाकिस्तान के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था और पूरे पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने वो देख भी लिया कि इन आजमाइश में अफवाज पाकिस्तान, पाक फ़ौज ख़ास तौर पे किस तरह से मुकम्मल 100% क्या 1000% पूरा उतरी और किस तरह अवाम के एतमाद को, अवाम के भरोसे को उन्होंने मुकद्दम जाना। एक तरफ बटग्राम की तेज़ हवाएं थीं, कठिन हालात थे और आसमान में मौलिक वो तलबा और असातिज़ा थे जिनको बचाना था और दूसरी जानिब आसमान मंसा में दहशतगर्दी थी। दोनों इम्तिहानों में पाक फ़ौज, अफवाज पाकिस्तान सुरखरू हैं। जब चंद सियासी अनासर और बैरून मुल्क बैठे अपने आकाओं और वतन दुश्मनों के कहने पे इस अफवाज के ख़िलाफ़ चंद शरपसंद नारेबाजी करते हैं, गलत प्रोपेगंडा फैलाते हैं, झूठी बातें करते हैं, मोरल गिराने की मज़मूम और नाकाम कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों की सोच पे अफसोस तो होता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है और लाजिम है कि ऐसे लोगों को कानूनी दायरा कार में ला के सख्त सज़ाएँ भी सुनानी चाहिए ताकि ये लोग ना तो इस मुल्क के अवाम के ख़िलाफ़, ना इस मुल्क के ख़िलाफ़, ना रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी मज़मूम कार्रवाई कर सकें, ना ही ऐसी मज़मूम कार्रवाई करने के बारे में सोच सकें और मुस्तक़बिल के लिए सबक भी हो। तो ये वो मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, रहनुमा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। शुएब शाहीन साहब जो कि माहिर कानूनदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, और अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। शुएब शाहीन साहब, 2-3 चीज़ें बड़ी इकट्ठी हो गई हैं और आज जितना भी हमारे पास कंटेंट है वो ज़्यादातर आपके हवाले से या पीटीआई के हवाले से या आपकी जमात के हवाले से है, लेकिन ये अभी कुछ देर पहले जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज हैं उनसे रिक्वेस्ट की है इन्वेस्टिगेशन ने, पंजाब पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि सानह 9 मई के हवाले से, जिना हाउस के हवाले से चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए। अरेस्ट हो सकते हैं ना वहाँ से और फिर मुश्किल में फंस जाएंगे। नहीं,
اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ابھی تو ان کی ریکویسٹ گئی ہے, وہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے ہمیں نہیں پتہ, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب سیٹلڈ لا ہے, جب جس کیس میں وہ گرفتار ہوئے ہیں, اس میں وہ تمام کیسز میں وہ ضمانت پہ تھے قبل از گرفتاری. جب فرض کرو جس کیس میں ان کو گرفتاری کی گئی, وہ گرفتاری اگر سسپینڈ ہو جاتی ہے یا سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہے یا جو بھی اس کے اوپر فیصلہ آتا ہے, ان کو ریلیز کرنے کا آرڈر آتا ہے, تو وہ دوسرے کیسز صرف عدم پیروی پہ خارج ہوئے تھے. عدم پیروی مینس کہ جی وہ ان کو حاضری پرسنل ہونی چاہیے تھی, وہ پرسنلی چونکہ حاضر نہیں ہوئے, عدم پیروی پہ خارج ہوئے. جب عدم پیروی پہ خارج ہوئے کیسز ہیں یا کوئی نیا مقدمہ ہو, تو ان کو اس پوزیشن پہ واپس لایا جاتا ہے جس پوزیشن سے ان کی گرفتاری ہوئی تھی. یعنی اس دن اگر وہ ضمانت پہ تھے تو ان کو واپس لایا جائے گا, اگر وہ ضمانت پہ نہیں تھے تو وہ دوسرے کیس میں گرفتار تھے تو اس میں لے جایا جائے گا, اور پھر ان کو موقع دیا جاتا ہے جس کو پروٹیکٹیو بیل کہتے ہیں. وہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ آرڈر تو ہم نے سسپینڈ کر دیا, آپ جس دن جس کیفیت میں تھے اس کیفیت میں آپ بحال ہو, آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم, 4 دن کا ٹائم, 2 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے. یہ پروٹیکٹیو بیل کہلاتی ہے. اب اس میں جا کر کے اپنی اپنی آپ ضمانتیں کرا لیں, اور جس جس کیس میں پھر وہ نیچے والی جو عدالتیں ہیں جو آلریڈی ضمانت پر تھے وہ پھر نیچے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چیئرمین پی ٹی آئی جو اٹک جیل میں ہی انڈر اریسٹ ہیں, انہیں کسی اور مقدمے میں اریسٹ نہیں کیا جا سکتا فار دی ٹائم بینگ, اس لیے کہ جب تک کل کا اگر فیصلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ ریلیز کر دیا جائے, تو پھر باقی کیسز میں بھی ان کا ریلیز کا آرڈر کورٹ کو دینا پڑے گا, اور وہ دینا چاہیے. یہ سیٹلڈ لا ہے کیونکہ ان کو اوریجنل پوزیشن پہ واپس لانا ہوگا, پھر ان کو وہ پروٹیکٹیو بیل لینی ہوگی, دینی ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے, مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے رہنما ایک کیس میں گرفتار ہوتے تھے, وہیں پہ جیل کے اندر دوسری گرفتاری بھی ان کی ڈالی جاتی رہی. نہیں وہ پھر یہ غلط ہوتا رہا ہے. نہیں وہ یہ ہے کہ اگر فرض کرو ان کی بیل نہیں ہوتی, کل بیل خارج ہو جاتی ہے, پھر باقی کیسز میں ان کا چلے گا, باقی کیسز میں بھی پھر گرفتاری ہوگی. اگر جس کیس میں ان کو اور باقی کیسز میں جو عدم پیروی خارج ہوئے اس میں وہ بیل پہ تھے, جیسے آپ نے دیکھا کہ جس طرح گرفتاری ان کی ہوئی تھی نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ نے کہا ایز اٹ از اوریجنل پوزیشن میں ریورس ہو جائے گا, پھر جا کر کے نیچے والی عدالتوں کو ٹائم دے دیا کہ آپ جا کر کے اپنے اپنے کیسز میں ضمانتیں کرائیں. تو وہ ٹائم ان کو ملے گا جتنے جتنے کیسز ہیں ان میں. اور بالفرض اگر گرفتار ہو جاتے ہیں, اٹک جیل میں ہی گرفتاری کے دوران سانحہ 9 مئی جناح ہاؤس کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہو جاتے ہیں, اسی میں وہ ضمانت پہ تھے, اسی میں انہی کیسز میں وہ ضمانت پہ تھے دہشت گردی کی عدالت سے. اگر اریسٹ ہو جاتے ہیں سانحہ 9 مئی جناح ہاؤس کے حوالے سے, تو کیا یہ کیس ملٹری کورٹ میں بھی چل سکتا ہے؟ نہیں, ملٹری کورٹ کا یہ کیس ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ان کے خلاف 9 مئی کے سانحے کی بات ہو رہی ہے نا, اسی کی میں بات کر رہا ہوں نا. ان کے اوپر الزام ہے کہ جی یہ ابیٹمنٹ میں چارج کیے ہیں, یہ they were not involved, یہ تو موجود ہی نہیں تھے, یہ تو اسلام آباد کی حدود سے گرفتار ہو گئے 9 مئی کو, اور جس طرح گرفتار ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. 7 کو گرفتار ہوئے تھے, میرے 8 کو نہیں 9 کو ہی گرفتار ہوئے تھے, 9 کو گرفتار ہوئے تھے, 9 کو ہی گرفتار ہوئے, 9 کی شام کو یا رات کا یہ واقعہ ہے. تو 9 کو جس طرح صبح کے ٹائم وہ گرفتار ہوئے, اور 9 کو وہ اسی کیس میں وہ ضمانت پہ اپلائی کرنے آئے ہوئے تھے, جس کو انہوں نے سبسیکوینٹلی رینجرز نے جا کر کے وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا, اور وہ تھم امپریشن کے پروسیس میں تھے اٹھا کے لے گئے. تو 9 مئی کو ہی وہ نیب کی کسٹڈی میں چلے گئے. تو جب کسٹڈی میں چلا گیا, اس میں 2 فیصلے آ چکے ہیں. ایک فرید بلوچ نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج نے یہاں فیصلہ دیا ہے, انہوں نے کہا جو شخص چلا گیا کسٹڈی میں, اس کے بعد اس کی ذمہ داری, یہاں بھی پھر 9 مئی کے پرچے کٹے نا, یہاں 9 مئی کے ایف آئی آر جو کٹی اس میں بھی نامینیٹ کیا عمران خان صاحب کو کہ جی وہ وہاں سے. تو ان بنیادوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ملٹری کورٹ میں نہیں جا سکتا, اور یہ کیس بھی سسٹینیبل نہیں ہے. ان کیسز میں بھی قابل ضمانت ہے, اس لیے کہ نیچے سے ان کیسز میں ہی ضمانت ہو چکی ہے 9 مئی کے واقعات میں. اس اعتماد کے پیچھے کیا یقین ہے؟ ہائی کورٹ نے اور ڈسٹرکٹ کورٹ نے آلریڈی فیصلے کر دیے ہیں 9 مئی کے حوالے سے کہ ان کی خان صاحب کی انوالومنٹ نہیں ہو سکتی. یہ فیصلہ ہے فروخ فرید بلوچ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا. 9 مئی کو صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے, اس اعتماد کے پیچھے کوئی اور یقین دہانی نہیں ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں عدالت کا فیصلہ ہے, اور عدالت کا فیصلہ سب کے اوپر اپلیکیبل ہے. قانونی شخصیت ہے, ہمیشہ قانونی بات کرتے ہیں. دس از اپریشیبل اباؤٹ یو. خرم حمید روکری صاحب, شعیب شاہین صاحب بڑے پورے اعتماد ہیں کہ نہ صرف توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہو جائے گی بلکہ باقی کسی کیس میں بھی اریسٹ نہیں ہو سکتے چیئرمین پی ٹی آئی. اب یہ ریکویسٹ چلی گئی ہے, درخواست چلی گئی ہے آئی جی انویسٹیگیشن کی طرف سے اے ٹی سی کے جج کو کہ جی ہم نے گرفتار کرنا ہے سانحہ 9 مئی میں جناح کیس ہاؤس حملے کے حوالے سے, ہمیں اجازت دی جائے. ڈیفینیٹلی اریسٹ ہو سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں, ہونا چاہیے اور ملنا چاہیے. اور پھر کیا یہ کیس ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے؟ اب ہم 2-3 چیزیں, جرم ہے اور جرم کے ساتھ سزا ہوئی بہت ہی ایک عجیب و غریب پریسیڈنس دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سیشن کورٹ ایک سزا کرتا ہے,
हाई कोर्ट के अंदर वो 5 दिन भी नहीं रहता, 5 या 6 दिन मैक्स पे जाता है, ठीक। और उससे सुपीरियर कोर्ट जाके उस केस को सुनना भी शुरू कर देती है और हाई कोर्ट को डायरेक्शन भी देना शुरू कर देती है। और जो भाई साहब मुजरिम हैं जिन्होंने जुर्म किया वो कहते हैं मैंने हाई कोर्ट माननी ही नहीं है। शोएब साहब के अलावा सारी दुनिया को जिनको समझ है कानून की, समझ इनको भी है, सारी दुनिया को जिनको कानून की समझ है और जिनका वास्ता केसेस जेल्स और उनके साथ पड़ा हुआ है और जिनके बच्चे सुप्रीम कोर्ट की पेशी के लिए पिछले 8-8 साल से किसी का बाप कत्ल हुआ है, किसी का बेटा कत्ल हुआ है, वो हाई कोर्ट के बाद केसेस पड़े हुए हैं 55,000 प्लस के, और तमाम पॉलिटिशियंस को चाहे इनके चाहे हमारे, हमें सारों को पता है कि चीज हो क्या रही है, यानी टिल्ट किस तरफ है, ये क्या नहीं, वी ऑल नो दिस थिंग। बात यह है कि 9 मई का वाकया शोएब साहब ने कराया, कोई और जिम्मेदारी ले ले, इन्वेस्टिगेशन आखिर हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो जो जुर्म कर रहे हैं या जिस बंदे ने कहा कि मुझे फलां आदमी ने कहा है कि जाके फलां को गोली मार दो और मैं उसके कहने पे जाकर मैंने ये काम किया, तो क्या वो बंदा गुनाहगार नहीं होगा? ये तो एक गोली है, एक शख्स की है। एक पूरी की पूरी मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी और एक पूरी मुहिम खड़ी की जाती है जिसको रिवोल्ट कहा जाए, बगावत कहा जाए, जो कुछ मर्जी कहा जाए, और उसका जो कराने वाला है वो एक ही शख्स है। उसकी अपनी स्टेटमेंट जिस दिन वो गिरफ्तार हो रहा है उस दिन की भी देख लीजिए, उसके बाद की भी देख लीजिए, हद तक कि इस हद तक थ्रेट है कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो फिर तुम देखना तुम लोगों के साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी मानना तो नहीं है ना कुछ लोगों ने कि वो तो कुछ भी नहीं कहा उसने, लेकिन वो लोग जो गल सड़ रहे हैं 9 मई के, उन बेचारे विक्टिम्स को पता है कि उन्होंने किसके कहने पे क्या किया और क्या कुछ हुआ। साइफर पे आ जाए, बात ये नहीं इसी पे रहें सर, इसी पे रहें। मैं एक और आपसे दोबारा मैं चाहूंगी कि आप इसको जरा वजाहत कर दें। आप समझते हैं कि एटीसी के जज पाबंद होंगे रियासती कवानीन के तहत और रियासत की हिफाजत के मातहत कि जरूर गिरफ्तारी की इजाजत दी जाए? डेफिनेटली, क्यों ना दी जाए, यानी एक जुर्म हुआ है और भाई साहब जो हैं वो गुज़श्ता 1 साल से मैराथन दौड़ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं डिले करता जाऊं और मुझे कोई जमानतें मिलती जाएं। आपने एक चीज पहले कही थी कि जी जिस पे चला कि ये जो सेशन कोर्ट है उसके ऊपर एक चीज गई है कि उन्होंने हेस्टिथ में ये काम किया, एक चल रहा था टीवी के ऊपर। कैसी हेस्टिथ? एक आदमी साल पूरा उस कोर्ट को डॉज आउट, ट्रायल कोर्ट, तोशाखाना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि इतनी जल्दी क्यों थी फैसला सुनाने की। पूरा साल वो इस चीज को डिले करता रहा है, 1 ईयर। मेरे जैसा आदमी जो कि एक आम आदमी है जिसको थोड़ी बहुत समझ है कानून की, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज आ जाती है, तो मैं भी कहूंगा कि साल जो दौड़ता रहा वो हिस्ट्री में, यानी वो कैसे, यानी कैसे तो चीजें जैसे नजर आ रही हैं वैसी ही हैं, यानी ऐसी नहीं है कि कुछ चीज छुपी हुई है। अप्रिशिएट करना किसी भी सिचुएशन को, आपके लिए, मेरे लिए, फॉर एनीवन जो इन तमाम केसेस को देख रहा है, को मुश्किल नहीं है अप्रिशिएट करना कि व्हाट इज हैपनिंग। चलें ठीक है, अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ में आऊंगी और शैला साहिबा ये सवाल फिर आपसे भी रहेगा बाद में, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दिए हैं तो इसलिए अली गौहर बलोच से मैं जवाब लेना चाह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला तो नहीं सुनाया, तो नवाज शरीफ मरियम नवाज के इतने सख्त बयानात और यहाँ तक कह दिया कि चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी साख बर्बाद कर रहे हैं, अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, ये क्या बयानात हैं अली गौहर बलोच साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, और दूसरी बात है कोई नई बात भी नहीं कही। और जिस तरह से कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने हमेशा अपने कॉल और फेल से ये साबित किया है कि उन्होंने चीफ जस्टिस के ओहदे का तकद्दुस कभी भी मलूद खातिर नहीं रखा। खास तौर पर उन्होंने अपना झुकाव, अपनी फैमिली का झुकाव हमेशा एक सियासी वर्कर की हैसियत से उन्होंने बिल्कुल जाहिर किया है। और मैं और आप अगरचे कोई शुगर कोटेड बातें करके, कोई ढकी छुपी बातें करके उनके बारे में बातें करें, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि उन्होंने किसको सपोर्ट करना है, नाजायज सपोर्ट करना है, क्यों सपोर्ट करना है, और करते रहना है जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाता। तो लिहाजा अब तो वैसे भी वो रिटायरमेंट के करीब है, अब तो वो यकीनी तौर पर एक वर्कर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां बड़े एहसन तरीके के साथ निभा रहे हैं। देखिए, बात सुने, सबसे पहली बात ये की जाती है कि ये फैसला उजरत से किया गया। जिस केस की 1 साल हेयरिंग
जी नहीं, 1 साल से जायद, जिस केस में 40 बार से जायद एप्लीकेशन दी कि मुझे हाजिरी माफी की इजाजत दी जाए, उस केस में ये कहा जाता है कि ये जनाब उजले से किया गया। मुझे आज तक बताएं कि किसी को ये केस बता दे, किसी को ये शोएब शाहीन साहब की 4 बार ये दरखास्त दी मुझे जनाब हाजिरी माफी। फिर एक जज नहीं था जिसकी फेक फेस आईडी बना जिस तरह से ट्रोलिंग की गई, इसमें एक जफर साहब भी जाए, इनके इत्ला के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। तो मकसद ये है कि जिस तरह से, हाँ, इस बात के 2 पहलू, जिस तरह से कि नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, एक चीफ जस्टिस वो थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, उस साजिश का आलाकार बने जब इसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करके पाकिस्तान की सियासत का, इखलाकात का बेड़ा गर्क किया गया, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। एक वो चीफ जस्टिस साहब हैं जो उसको बचाने में मसरूफ। तो मकसद ये है, और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मतलब है कि वो हाई कोर्ट को जो है वो केस को भी वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास वक्त कम है इस फितने को बचाने के लिए। लिहाजा वो पूरी एफर्ट पुट कर रहे हैं कि किसी तरह से अब इस आदमी को, जो कि कौम का मुजरिम है, जिसने पाकिस्तान ये बड़े संगीन सवाल, ये बड़े संगीन एतराजात हैं। अली गौहर बलोच साहब और मुसलसल मुस्लिम लीग नून इनके ऊपर एडमेंट है, इनको रीटरेट कर रही है। बट लेट मी गो टू शैला रजा साहिबा, काफी देर से वो खामोश हैं, फिर मैं ब्रेक भी उसके बाद जाना है। शैला साहिबा, क्या आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अभी आया नहीं है तोशा खाना की अपील के हवाले से, अभी तो सिर्फ रिमार्क्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह रिमार्क्स दे दिए हैं जो आपने पढ़ लिए होंगे, सुन भी लिए होंगे। क्या समझती हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हक बजानिब है कि ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा नहीं दिया, बिल्कुल इंसाफ के साथ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस नहीं चलाया, या आप समझती हैं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज का जो रद्द अमल है वो दुरुस्त है? अच्छा देखिए जी, रद्द अमल हर एक का अपना अपना होता है, जिसका जिस दौर में ज़्यादा दिल दुखता है वो ज़्यादा होता है। मैं एक बात शोएब शाहीन साहब से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये बार बार बात हो रही है कि सही मौके नहीं दिए गए और केस जल्दी कर दिया। शोएब शाहीन साहब, इसकी शायद 37 पेशियाँ हुई हैं, 34 पेशी में गैर हाजिर रहे हैं। मैं आपको इसको वाज़ेह कर दूंगा, इसकी एक्चुअल पोजीशन मैं पूछ रही हूँ, ठीक है ना, मुद्दई मैं नहीं हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ उसके हिसाब से मुझे पता चला है कि 34 में वो गैर हाजिर रहे। उसके बाद जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन ये कहा गया कि हमारे पास 8 गवाह हैं, ठीक है, और फिर अगले दिन 8 बजे का टाइम था, 12:30 तक जो है कोई गवाह नहीं आया, सिर्फ 4 के नाम लेकर अदालत में बताया गया। और क्या ये बात सही है? और दूसरी बात यह है कि देखें, हमें सिर्फ एक बात पे मसला है जो मैं क्योंकि मैं कानूनदान नहीं हूँ, मैंने यही सुना कि भाई बड़ी जल्दी दिखाई गई, तो ठीक है, अदालतें हैं ना, अगर कोई ऐसी बात थी तो कल उनकी जमानत हो जानी थी। बेहतर ये नहीं था कि ये एक सो मोटो एक्शन टाइप चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप पे ऑलरेडी गुड टू सी यू से लेकर फिर अगर मैं मार्च में चली जाऊं, 14, 15, 17 मार्च वाले वाक़यात भी हैं जिस पे आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। तो ये एक ज़मानत जिस चीज़ में शायद कल हो जाती, तो अगर आप ना बोलते, तो अब यहाँ तक सूरत हाल आ गई कि जब रिएक्शन आ रहे हैं तो लोग इसे सासू मोटो तक कह रहे हैं। तो मैं अब इसमें क्या कह सकती हूँ? मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि देखिए, बहुत किस्मत है पीटीआई चेयरमैन के, उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2 अपीलों का हक उनको हासिल है अभी भी। लेकिन अगर हम जो हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब का और नवाज शरीफ साहब का दें तो अपील का हक ही नहीं मिला था। अच्छा, आप समझती हैं कोर्ट ने पार्टी बनकर, खुद सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बनकर दोनों वजीर आजम को नाअहल कर दिया था। तो जब ये अभी हक बाकी था तो जरूरी था। मुझे जरा क्विकली बता दीजिए, जरा मुझे क्विकली जवाब दे दे, फिर मैं ब्रेक पे जाती हूँ, कि आप समझती हैं कि तोशा खाना अपील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क सामने आए और उसके बाद फौरन कुछ तैयारी हो गई कि 9 मई में जिना हाउस केस के हवाले से चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी जाए, तो क्या आप समझती हैं कि अटक जेल से ही वो गिरफ्तार हो सकते हैं? क्विकली प्लीज, देन हैव टू गो टू द ब्रेक।
देखिए, ये मैं इसलिए नहीं कह सकती कि मैं कानून नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि हमसे कानून हमारे सामने कानून की चीखें लगाने वाले जवाब दे सकते हैं। मेरे स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी, खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी, ठीक है, ठीक है। फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी, राइट। मेरे पार्टी प्रेसिडेंट, मेरे को चेयरमैन आसिफ अली I have to take the break. Sorry to cut you there. सिंध में ना चलने Sorry to cut you, मैं वापस आपके पास आती हूँ। सिंध में ना चल Sorry to cut you there, वापस आपकी तरफ आती हूँ। शेब शाहीन साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं खुर्रम साहब से और अली गौहर बलोच साहब से कुछ मजीद सवालात होंगे। Let's take the short clip and then come back. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शरद साहब एक क्विक क्वेश्चन, उसके बाद शोएब शाहीन साहब आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, देन खुर्रम साहब भी मौजूद हैं और अली गौहर साहब भी मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि अगर चेयरमैन पीटीआई अरेस्ट हो जाते हैं जिना हाउस हमला केस में, सानहा 9 मई के हमले केस में, तो क्या उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए? पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी? कहना चाहती हूँ कि मैंने तो अब तक जो सारी इसमें खबरें पढ़ी हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जियो फाइनेंसिंग हो रही है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो है वो प्लानर के तौर पर इनका नाम लिया है और ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा भयानक वाक़या है। और कल भी मैंने देखा कि क्या कर रहे थे पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स जब वो बच्चे जो थे वहाँ पे फंसे हुए थे और क्या क्या उन्होंने टिकटॉक पे किया है। तो ये जो एक तरबियत का सिलसिला था उसकी तो इस सब की बेखनी करने के लिए आप समझती हैं कि चेयरमैन पीटीआई अगर अरेस्ट होते हैं 9 मई सानहे में तो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? तो ये सारे मैं ये तो नहीं कह रही, लेकिन जो कानून बनता है इसके लिए, जो इसमें कानून जिस कानून के तहत ये चलता है उसी में चलना चाहिए। और जो अब तक मैंने लोगों से तशरीह सुनी है, मैंने बार बार कहा कि मैं कानूनदान नहीं हूँ, उसमें हमारी तंसीबात और इस तरह से जो मजीद ठीक है गॉट यू आंसर ठीक है गॉट यू आंसर। शोएब शाहीन साहब आपको जवाब देना। पहली बात तो मैं इसलिए जवाब देना चाहूँगा, आज जब केस में आए हैं 40 के करीब पेशियाँ हुई हैं, ये बात जो मैडम कह रही थी इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आपने या तो बतौर वकील पेश होना है या इन पर्सन पेश होना है। ये चूँकि क्रिमिनल केस था इसमें जो प्रिंसिपल है कि आप खुद भी पेश हों और आपका जो क्लाइंट है वो भी पेश हो। 1.5 साल चला ना ये केस। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अक्टूबर में पिटीशन आई थी, अक्टूबर के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया, फिर 4 नवंबर से वो बेड पे थे, बेड रिडन थे और उसके बाद से लेकर आज तक किसी भी जगह पे ना इनका वकील की गैर हाजिरी है और जिस तारीख पे वो वकील फर्ज करो इमरान खान ना, मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 साल नहीं, 6 महीने 7 महीने कह सकते हैं आप, 8 महीने कह सकते हैं या 5 महीने कह सकते हैं। मैं आपको पूरी पेशियाँ बता देता हूँ ना। 40 के करीब पेशियों में एविडेंस आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। हमारे लिए जो पेशियाँ हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ वो हैं टोटल 3। हमारा जो पहला हमारी स्टेटमेंट आई, यानी पहले आती है प्रोसिक्यूशन की एविडेंस, यानी जो इलेक्शन कमीशन के गवाह है वो आएंगे, उनके ऊपर जिरा होगी, वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ। हमारा पहला पिटीशन आई, पहला दिन जो हमारा था, हमारी स्टेटमेंट आई 1 अगस्त को 2023 को। 1 अगस्त को हमने स्टेटमेंट दी और हमसे पूछा गया कि आप गवाह पेश करना चाहेंगे, हमने कहा यस। हमें कहा गया आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस दो कल, यानी 2 तारीख को 2 अगस्त को। हम 12 बजे लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हैं 4 गवाहान की और वो 1:30 बजे तक हमें कहते हैं कि 1:30 बजे अपने गवाहान को ले आओ। 1:30 बजे तक वो रेलिवेंट थे गवाह, 1:30 बजे हम दरखास्त जमा कराते हैं। ये आज इलेक्शन कमीशन ने एडमिट किया, उनके वकील ने एडमिट किया। हम कहते हैं कि जनाब ये हमारे गवाहों की लिस्ट है, 1:30 बजे कहते हैं कि तक ले आओ। हम कहते हैं कि वो हमारे कराची में है, 2 मुख्तलिफ शहरों में है, उसके लिए 1 दिन या 2 दिन दे दें। वो कहते हैं ये आपके रेलिवेंट ही नहीं है, लिहाजा आपका हक के दिफा तो आपके गवाहान तो गए खत्म, आपका हक के दिफा खत्म। अब आप आ जाएं। 3 तारीख को फिक्स था केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा मैं उसके फैसले का इंतजार करूंगा। 3 को बहस होती है, फैसला आता है 4 को, 4 की शाम को, लिहाजा 3 और 4 को तो हमारे लिए आर्गूमेंट सही था। फिर 1 तारीख हमें मिलती है आर्गूमेंट्स के लिए, 5 तारीख को सुबह के टाइम ही ख्वाजा हारिस साहब के मुंशी को अगवा कर लिया जाता है। वो चीफ जस्टिस को जाकर दरख्वास्त देते हैं कि जनाब जिसके पास मेरी फाइलें हैं, मैं पटिशन जमा कराने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, हमारे बंदे को अगवा कर लिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस पर नोटिस लेते हैं और वो ह्यूमन राइट्स सेल जो उनका टेकअप करता है, वो 12 बजे पहुँचते हैं, 12 सवा 12 के दरमियान हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो वो कहते हैं कि आपको सुने बगैर आपका हक के दिफा भी ख़त्म
ठीक। हाई कोर्ट के आर्डर को भी खत्म, जो हाई कोर्ट ने इनको कहा था कि सुन के फैसला करें, उन्हें कहा मैं आपका सुनता भी नहीं हूं, जो मैंने पुराना फैसला किया था जिसको सेट असाइड कर दिया था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, कहते हैं मैं उस पर रिलाय करके आपको फैसला दे रहा हूं। और आधा घंटा समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधा घंटा, अच्छा फिर एक और बात, 12 बजे वो रिजर्व करते हैं और 12:30 बजे तक 30 सफ़े निकाल दिया। कहते हैं मैंने डिक्टेशन भी दे दी, मैंने करेक्शन भी कर ली, टाइप भी करा लिया, मैंने साइन भी कर दी, और अभी फैसला किसी को नहीं मिला, वारंट ऑफ अरेस्ट अभी जारी भी नहीं हुआ, यानी मिलना तो दूर की बात है, अभी जारी भी नहीं हुआ। ज़मान पार्क में पहले गिरफ्तारी हो जाती है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में आज पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दूसरे वकील से, यानी इलेक्शन कमीशन के, पाकिस्तान की तारीख का कोई एक केस बता दें जिसमें मुल्जिम भी नहीं और उसका वकील भी नहीं और उसको सुने बगैर फैसला कर दिया। और सिर्फ एक बात कर लूं, तोशा खाना हमने तो अपने एसेट्स डिक्लेयर किए, और इन्होंने, इनके जो लीडर्स हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने घड़ियां भी ली, तोशा खाना में डिक्लेयर भी नहीं की और उनको किसी जगह नहीं प्लेस किया। ये शहजाद इकबाल का प्रोग्राम देख लें। और उससे ज्यादा आखिरी बात, देखें कानून के मुताबिक आप गाड़ियां नहीं ले सकते जो मरियम नवाज ने ली, आसिफ अली जरदारी ने ली, नवाज शरीफ ने ली, यूसुफ रजा गिलानी ने ली, वो उस पर रेफरेंस भी बना, लेकिन नए लॉ को तरमीम करके वो वापस हो गया। यानी जिसने जुर्म किया वो मुद्दई बन गए, जिसने डिक्लेयर किया कानून के मुताबिक किया उनको मुजरिम। अली गौहर साहब, एक तो इसका जवाब दे दीजिए, दूसरा इलेक्शन से अगर बात करें, शेख शाहीन साहब, केस ये नहीं अच्छा नहीं लगता, आप इतने बड़े हैं तो केस को इस तरह से वो कर दें। क्विकली शैला साहिबा, आई हैव अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल, क्विकली जरा, लेकिन अली गौहर बलोच साहब इस पर जरा जवाब दे देंगे। एक तो ये कमेंट कर दीजिएगा अली गौहर साहब, जो शेख शाहीन साहब ने बात की है, दूसरा इलेक्शन की अगर बात की जाए, इलेक्शन के डिले के हवाले से प्रेसिडेंट ने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है कि मुलाकात करें, 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाएं। प्रेसिडेंट क्या इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल के बाद भी पाबंद है कि इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के साथ मुशावरत करे? इसको जरा वाज़ेह करते हैं। दूसरा, शुएब शाहीन साहब भी कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं? जी, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये पिटीशन लेके भी, और इलेक्शन विद इन 90 डेज कराने के लिए भी पीटीआई की तरफ से लें जनाब। पीटीआई भी तैयार हो गई है, सदर साहब ने भी कमर कस ली है। अली गौहर बलोच साहब सपोर्ट करेंगे ना 90 डेज में इलेक्शन? देखें, बात ये है कि शुएब शाहीन साहब ने जो बातें की, मेरे तो ये दोस्त हैं, मतलब है कि यकीनी तौर पर इनका एक प्रोफेशन है और ये एक पार्टी से भी इनका मेंबर भी हैं, तो जाहिर है अच्छा नहीं लगता कि इस फॉरम के ऊपर बैठ के हम वो गलत बयानियां करें। पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि इनका जो मतलब अब तो मुजरिम है, सजा याफ्ता है, वो मुजरिम अदालती कार्रवाई को डिले करता रहा, हर अदालती कार्रवाई मुकला केस, ये नहीं कि सिर्फ तोशा खाना केस, और जहाँ से आउट ऑफ द वे फेवर मिलती रही, उनकी सपोर्ट होती रही है, जाहिर है उसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाएंगे, भाग भाग के बाईपास करेंगे हाई कोर्ट को भी, सेशन कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, किसी अदालत को तस्लीम नहीं करेंगे। और जो बंदा 9 मई जैसे वाकयात में मुलव्वस है और उस किस्म के वाकयात कर सकता है, उसके बारे में ये बहस करनी कि वो क्या कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सब कुछ कर सकता है। वो पाकिस्तान के, जिसने पाकिस्तान की हर लेवल पे तबाही की है, जिसने पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया है जो पाकिस्तान का दुश्मन भी नहीं कर सकता, तो उससे तो आप कुछ भी तोको कर सकते। लेकिन बहरहाल अगर मदयाल साहब अफोर्ड करते हैं कि उन्होंने अपनी जिस तरह से अपने उस ओहदे की तकद्दुस की पामाली की है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी फिर तारीख में लिखा जाएगा, और फातिम निसार का नाम भी लिखा हुआ है, अब उनसे एक नंबर ऊपर मदयाल साहब का नाम भी लिखा जाएगा, ये तो उनकी अपनी मर्जी है। दूसरी गुजारिश आपने की है कि सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा है। पहली बात तो ये है कि हम बासियत सियासी पार्टी, आप इलेक्शन 60 दिन में करवाएं या 90 दिन में करवाएं, इलेक्शन कमीशन काम है, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं और हमारी तैयारी मुकम्मल। आपके तो साबिक वज़ीर आज़म कहते रहे हैं कि इलेक्शन में 3-4 महीने की ताखीर हो जाए कोई मसला नहीं है, फरवरी में इलेक्शन करवाने के लिए राना सनाउल्लाह कह चुके हैं, नवाज शरीफ तैयार है, तो पीटीआई तो कम से कम फिर दाद देना कि वो लोग अपने मौके पे डटे हुए हैं कि नहीं जी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही इलेक्शन होना चाहिए। ये डटे अगर ये डटे रहते ना, अगर ये इलेक्शन सिस्टम पर यकीन इनका होता तो ये ईवीएम मशीनों के जरिए इलेक्शन चुराने की प्लानिंग ना करते। अगर इनका इलेक्शन के ऊपर यकीन होता तो ये डस्का के मकाम के ऊपर वोट चोरी करते हुए पकड़े ना जाते। ये बात छोड़ें कि ये क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हम 90 दिन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये जो मर्दम शुमारी, इनसे सिर्फ शुएब शाहीन साहब से ये तो एक सवाल पूछें कि जब इलेक्शन कमीशन, जब इमरान न्याजी प्राइम मिनिस्टर था,
اور سینکڑوں خطوط لکھے تھے الیکشن کمیشن نے کہ بھائی مردم شماری کروا دے, اور پچھلے الیکشن میں یہ ڈیسائیڈ بھی ہو چکا تھا کہ اگلے الیکشن میں مردم شماری پر ہوں گے, اس وقت انہوں نے مردم شماری کیوں نہیں کروائی؟ اچھا ٹھیک ہے, چلو کروانی چاہیے تھی نا. ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہو گیا. کریمنل نیگلیجنس نہیں ہے یا یہ کریمنل اوفینس نہیں ہے, کیا آئین وہاں پر نہیں ٹوٹتا؟ کیا آئین میں صرف 90 دن کا ذکر ہے, باقی چیزوں کا ذکر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہو گیا جی. ایک علی گوھر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو کاٹنے کی معذرت, ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک سے واپس آئیں گے, خرم صاحب سے مزید سوالات کریں گے, باقی پارٹیسپینٹس بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. خرم صاحب, سوال آپ سے ہوگا. پی ٹی آئی بظاہر تو لگ رہا ہے کہ انتخابات آئینی مدت کے اندر کروانے کے لیے بڑی پرعزم ہے, اپریشیٹ کیا جانا چاہیے یا ان کا کچھ اور مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ ایک الفاظ بولے تھے کہ ان کا موقف ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشنز ہو جائیں. یہ جو موقف ہے نا, یہ پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کے بعد سے شروع ہوا ہے. کبھی کے پی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, اور کبھی اپنی جو اوریجنل اسمبلی کے اندر یہ لوگ تھے وہاں سے نیشنل اسمبلی سے یہ استعفے دے کے بھاگتے ہیں, اور اس کے بعد کا موقف ان کے ہر تیسرے دن موقف چینج ہے. ایکچولی جو ان کا موقف تھا نا, جو اصل وہ موقف تھا کہ جو مارچ گزر گیا ہے اس سے پہلے ان کو الیکشن مل جائے. یہ تھا ان کا ایکچوئل پلان. اس پلان کے تحت انہوں نے نیشنل اسمبلی چھوڑی, اس پلان کے تحت انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑی اپنی, اس گریٹر پلان کے تحت انہوں نے اپنی کے پی اسمبلی توڑی. ان اینی کیس ہی وانٹیڈ کہ مارچ سے پہلے مجھے الیکشن ملے. اس میں کچھ ستاروں کی چالیں تھیں, بہت ساری چیزیں تھیں کہ مجھے مارچ سے پہلے الیکشن ملتا ہے تو میں واپس آتا ہوں. ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مارچ کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرے گا یہ جو پلان تھا یہ ایکسپوز ہوتا جائے گا, اور وہ جو ایک طوفانی قسم کا تھا نا حلہ, اس کے اندر کمزوری آتی جائے گی اور اصل چیزیں کھلتی جائیں گی, اور ایک ٹائم آئے گا کہ یہ سرکل کے اندر آ جائے گا مختلف قسم کے جرائم کے. مارچ گزر گیا, اب ٹائم ہے, ایک کیس ختم ہوگا دوسرا موجود ہے, دوسرا کیس ختم ہوگا تیسرا موجود ہے, تیسرا ختم ہوگا چوتھا موجود ہے, اور تمام کیسز جو ہیں تو آن دا بیسس آف میرٹ ہیں. ابھی بھی بہت سارا خیال کیا گیا, ابھی بھی اگر کوئی اور ہوتا اور یہ 9 مئی والا واقعہ ہوتا تو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا ہوتا. ابھی بھی سارے بہت احتیاط کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہے ہیں. مجھے یقین کریں دکھ ان پہ ہوتا ہے جن کو یہ لوگ ڈینائی کر چکے ہیں, جن سے انہوں نے کہا ہم جانتے ہی نہیں ہیں کون, جن کے ماں باپ اس وقت میاوالی سے کئی دفعہ مجھے فون آتے ہیں اور مائیں باپ رو رہے ہیں, بچوں سے میاوالی ایئر فورس بیس پہ حملہ ہوا ہے, کروانے والے یہ حضرات, اور مزے کی بات ہے سیشن کورٹ کی عمارت کو بھی آگ لگا دی, 2 پولیس اسٹیشنز بھی جلا دیے, اور وہ جو بچے نوجوان تھے جو اس وقت وہ ٹرانس میں تھے ان کے ماں باپ اس وقت جس کنڈیشن میں, اور یہ ان کو ویسے بھی لاوارث چھوڑ چکے, نو بڈی از آسکنگ دیم کہ تمہارا ہوگا کیا. اور ان کی پھرتیاں ہم دیکھ رہے ہیں, سارے دیکھ رہے ہیں, یہ پھرتیاں جاری رہیں گی اور ان کی یہ چیزیں, لیکن یہ چیز اب ختم ہونے والی نہیں ہے. ان والا جو موقف والا مارچ ہے وہ گزر چکا ہے, اب بھی چیزیں آسان نہیں ہیں, اب لوگ بے وقوف نہیں ہیں جس طرح میں مارچ سے پہلے تھے. کہانیاں بہت بہت شکریہ خرم حمید روکڑی صاحب, شعیب شاہین صاحب, سیدہ شہزہ رضا صاحبہ اور علی گوہر بلوچ صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہی ٹمارو انشاءاللہ at 8 o'clock. اللہ حافظ.